हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आई थिंक आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से मन लगाकर। तो दोस्तों देखिए, जो बैच आपका है कॉम्पिटिटिव बैच है, और लास्ट क्लास जो आपने की थी वो थी मोमेंटम की। ठीक है, उसमें आपने स्टडी किया था कि आपका मोमेंटम क्या चीज़ होती है। ठीक है, और कुछ आपकी एप्लीकेशन थी लिफ्ट वाली, वो आपने की थी। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, उसमें मेनली आप करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपका जो मेन टॉपिक है जो आज हम स्टडी करेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दोस्तों देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले इसका मतलब थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, देखिए मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपको मोमेंटम देगा। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। देखिए, आपका सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है मास m का, एक डब्बा है मास m का, और आपने उस पर फोर्स लगा दिया। तो दोस्तों होगा क्या, पहले वो डब्बा रेस्ट पे था, आपने फोर्स लगाई तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि 100% बढ़ेगी, है ना। तो आप फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी से मोमेंटम बनता होगा। आपको पता है कि मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है। तो आपने फोर्स लगाई तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ा। और अगर मोमेंटम बढ़ रहा है, अगर मोमेंटम बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है। भाई मोमेंटम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वो कांस्टेंट या कंजर्व नहीं है। मतलब क्या समझ आता है, जब कभी भी फोर्स लगेगी तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अब देखिए, मेरे पास मास m का ब्लॉक है, अब की बार मैं फोर्स नहीं लगा रहा तो उसकी जो वेलोसिटी है वही रहेगी। सपोज करो एक डब्बा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी 5 ही रहेगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि आपने फोर्स नहीं लगाया। और मास भी क्या होता है, कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट और जब आपका मास कांस्टेंट और फोर्स नहीं लगने की वजह से वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, अरे तो मोमेंटम भी तो कांस्टेंट होगा, तो मोमेंटम भी तो क्या होगा, कंजर्व। तो क्या समझ आया कि जब मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, जब मेरा नेट फोर्स 0 है, ठीक है, उस समय पे वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व हो जाता है। तो ये जितनी भी मैंने बात बताई, इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर आपका नेट फोर्स 0 है तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व होगा, और अगर आपकी नेट फोर्स 0 नहीं है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपका मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट नहीं होगा। इस चीज को आप समझो, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर 5 है, ठीक है, उसके अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने वाले हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपके लिए जो चीजें इधर लिखी हुई हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से बताना चाहता है, कहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स। नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब दोस्तों वो ये है कि वो ये कहना चाहता है कि आपका जो फोर्स है वो 0। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम कॉल्ड आइसोलेटेड ऑफ कांस्टेंट मास, फोर्स 0 है और आपका मास क्या होना चाहिए, मास कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो डेफिनेशन यहां लिखी हुई है वो ये कहना चाहता है आपका मास कांस्टेंट हो, आपकी नेट फोर्स क्या हो, 0, ठीक है, मास कांस्टेंट हो, नेट फोर्स 0 हो, तो ये कन्फर्म है आपका जो मोमेंटम है दोस्तों वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। मैंने आपको बताया क्योंकि जब फोर्स आप लगाएंगे ही नहीं, जब आप फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो आपका एक्सेलरेशन 0 होगा,
बिल्कुल होगा। एक्सेलरेशन तो आती ही तब है जब आप फोर्स लगे, जब आप फोर्स ही नहीं लगा रहे तो आपका एक्सेलरेशन दोस्तों क्या होगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, और एक बात बताइए, आपका P का फॉर्मूला क्या होता है, m गुणा v। अब बताइए m भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट है। देखिए मतलब समझे आप, उसको रट्टा ना मारे, चीजों को समझे। क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट इस वजह से है कि आपकी फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, आपका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो दोस्तों मोमेंटम भी कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो इस चीज को आप समझे, आपका मास कांस्टेंट होना चाहिए, आपकी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट आएगा। इस वजह से आएगा क्योंकि ना ही मास बदल रहा है और चांसेस थे शायद वेलोसिटी बदल जाए। मास तो कभी नहीं बदलता, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, चांसेस वेलोसिटी के थे, क्योंकि अगर वेलोसिटी बदल जाता तो मोमेंटम भी बदल जाता। पर वेलोसिटी को कांस्टेंट करके मोमेंटम को कांस्टेंट हमने बना दिया। पर वेलोसिटी को कांस्टेंट कैसे किया, एक्सेलरेशन को जीरो करके, या भी ये कह सकते हैं नेट फोर्स को क्या करके, जीरो। दूसरा तरीका इसका समझने का है, न्यूटन सेकंड लॉ से ये रिलेशन आपका आता है। ठीक है, और ये आप न्यूटन सेकंड लॉ हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी। न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेशन आपका आता है F = dp/dt। आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं किसी कांस्टेंट चीज का, सपोज करिए यहां पर मैंने ये मान लिया कि आपका जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट, तो आपका नेट फोर्स जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आपका नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये कंडीशन होनी जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं आपका मोमेंटम कांस्टेंट हो तो आपका जो नेट फोर्स है दोस्तों वो जीरो होना ही चाहिए। आप चाहते हैं आपका मोमेंटम कांस्टेंट हो तो आपका नेट फोर्स जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, वही ये बोल रहा है मोमेंटम कांस्टेंट। तो चीजें जो आपको समझ आई वो इतनी सी है, नेट फोर्स को जीरो कर दीजिए, मोमेंटम हमेशा के लिए कैसा हो जाता है, कांस्टेंट। हाँ, एक बात ध्यान रखें, आपका मास कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर आपका मास वेरिएबल हो जाता है दोस्तों, अगर आपका मास वेरिएबल हो गया तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। तो मोटी मोटी क्या बात समझ आती है, अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम दोस्तों क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं, दिस इज रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, मेरे पास यहां पर गन है जिसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ दी गई है, और यहां पर बुलेट है जिसकी वेलोसिटी किसकी तरफ दी गई है, आगे की तरफ। आपको भी पता है जब कभी भी फायरिंग होती है तो बुलेट आगे जाती है, गन कहां जाती है, पीछे। ठीक है, यहां पर हम जो गन है उसका मास बुलेट है, बुलेट का मास हम क्या मानेंगे, m/v, और जो हमारी गन है, गन का मास हम क्या मानेंगे, m/g। ठीक है, याद रखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व कैसे रहेगा, जो मोमेंटम बिफोर फायरिंग था, ठीक है, वही मोमेंटम अगर आफ्टर फायरिंग हो जाता है, सुन लीजिए दोबारा, जो मोमेंटम बिफोर फायरिंग था वही मोमेंटम अगर आपका आफ्टर फायरिंग है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो मोमेंटम है दोस्तों वो कैसा है, कंजर्व। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोमेंटम बिफोर फायरिंग, और यहां लिखा जाएगा मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ये चीज सबको क्लियर है कि बिफोर फायरिंग आपके पास गन का मास तो है,
पर आपके पास गन की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0। बिफोर फायरिंग आपके पास बुलेट का मास तो है, पर आपके पास बुलेट की वेलोसिटी क्या है, 0। कहने का मतलब क्या है, गन की वेलोसिटी भी 0 है और बुलेट की वेलोसिटी भी क्या है दोस्तों, 0। ये यहाँ पर आपको पुट करनी पड़ेगी। आफ्टर फायरिंग दोनों के पास मास तो होगा ही होगा, साथ के साथ वेलोसिटी भी होगी। गन का मास इनटू में गन की आप वेलोसिटी कर दीजिए, ये गन का मोमेंटम आ गया, ठीक है। बुलेट का मास इनटू में बुलेट की वेलोसिटी कर दीजिए, ये आपका बुलेट का मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो आप देख क्या पा रहे हैं, इधर 0 आएगा और इधर आएगा मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, वो समझ लीजिए। आपको फाइंड आउट करना है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। जब आप फायरिंग करते हैं तो गन पीछे जाती है, कितनी वेलोसिटी से जाती है वो आपको बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ गन अगर आप निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ये उनके उधर आएगा, माइनस का बनेगा, तो माइनस का m ऑफ b मतलब बुलेट का मास, v ऑफ b मतलब बुलेट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय m ऑफ g मतलब गन का मास। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला। क्या पता चलता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप गन की वेलोसिटी, अब देखिए रिकॉइल वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि वो हमें चोट मार सकती है ना। तो गन की वेलोसिटी आपकी कम करना चाहते हैं तो यहां से एक चीज समझ आ रही है, क्या है कि आपकी जो गन की वेलोसिटी है वो गन के मास के साथ कैसा रिलेशन रखती है, इनवर्सली। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉइल वेलोसिटी घटे, कम हो जाए, तो आप क्या करें, स्पेशली आप गन का मास बढ़ाइए। जितना ज्यादा आपकी गन हैवी होगी उतनी ही उसकी पीछे की वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी। पर यह हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप गन को हैवी बनाएं, भैया हमेशा पॉसिबल नहीं है आप गन को हैवी बनाएं, क्योंकि फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लिफ्ट करना मुश्किल होगा, है ना। तो उसके लिए और क्या टेक्निक है वो देखते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें आपके पास है। कहता है पहले पॉइंट में आपने भी पीछे फॉर्मूला देखा और वहां पर माइनस का निशान आया, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपका क्या था, वेलोसिटी जो आप गन की निकाल रहे थे वो था मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन, और इधर नेगेटिव का निशान अगर आपने पीछे देखा है, ठीक है। तो दोस्तों हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मतलब v ऑफ b, गन की वेलोसिटी और जो आपकी बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी, गन जा रही है पीछे, बुलेट जा रही है आगे, तो दोनों की क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव का निशान। तो दूसरी बात जो पीछे तुमने पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ा था कि गन का मास जितना ज्यादा बढ़ाओगे रिकॉइल वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम। हायर द मास ऑफ गन, हायर द मास ऑफ गन, लेसर द वेलोसिटी रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। जो गन की वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है, वो पीछे हमने डिस्कस किया। मेन चीज देखिए, अब जब कभी भी आप फायरिंग करते हैं, ठीक है, आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया हो या आपने देखा होगा जब शूटिंग की जाती है, ठीक है, फिल्मों वाली नहीं, ठीक है, फायरिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब उस साइड पे आपको ले जाया जाता है तो आपको कहा जाता है फ्लैट होकर लेट जाइए और आपको जो है बंदूक दी जाती है और आपको निशाने पर मारने के लिए बोला जाता है। वहां पर आपको बताया जाता है स्पेशली कि आप उसको अपने शोल्डर से सपोर्ट दें, ठीक है। शोल्डर से सपोर्ट देने से क्या होता है दोस्तों, बोलता है व्हाइल फायरिंग द गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर, ठीक है, मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर
this would save hurting the shoulder because in this condition the body of the shooter and the gun behave as one body. ये लाइन ध्यान रखें, ठीक है? Body of the shooter and the gun behave as a one body. अभी तक आप फॉर्मूले में सिर्फ किसका मास ले रहे हैं? गन का। जब आप उसको शोल्डर से सपोर्ट देंगे तो आप मास और किसका ले पाएंगे? मैन का। किसका मास ले पाएंगे? मैन का। तो याद रखें, आपका आज जैसे ही शोल्डर से सपोर्ट दोगे तो आपका खुद का मास भी गन के साथ काउंट होगा, तो ओवरऑल टोटल मास बढ़ जाएगा, ठीक है? और आपके लिए जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहते हैं कि आप पर रिकॉइल वेलोसिटी जो गन की वो आपके लिए कम हो जाए, तो आप उसको शोल्डर से सपोर्ट दें। उससे फायदा क्या है? आपका मास भी जुड़ जाता है गन के मास के साथ, ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जिस तरीके से आपका जैसे कि आपने पीछे देखा कि रिकॉइल ऑफ गन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है, उसी तरीके से आपका रॉकेट प्रोपल्शन भी है और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और जो आपको क्वेश्चन की शीट दी जाएगी, पीडीएफ की शीट, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। एक सिंपल सी बात, रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में आप समझ लें। रॉकेट कब तक ऊपर जाता जाएगा? जब तक वो नीचे की तरफ क्या छोड़ता जाए? गैस। इसका सिंपल साफ सा मतलब क्या है? क्या रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर मास कांस्टेंट है या वेरिएबल? सोचिए, लगातार आपका जो फ्यूल है, ईंधन है, वो जल रहा है तो मतलब आपका मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो मास आपका दोस्तों कैसा है? कन्फर्म्ड वेरिएबल। तो रॉकेट प्रोपल्शन में आप समझ लीजिए, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा U, ठीक है? तो U क्या चीज है? U आपकी वेलोसिटी ऑफ गैसेस आप कह सकते हैं, ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आपके लिए वेलोसिटी ऑफ गैस है, ठीक है? और जो आपके लिए V है, ये आपको दिख रहा है, ये V है और ये आपके लिए U है। जो आपके लिए V है वो आपके लिए है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है? तो क्या क्या चीज समझ आ रही है ना, उस चीज को आप ध्यान रखें। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो मास, जो ईंधन है वो जलता है तो मास एनर्जी में बदलता है। इसका मतलब आपका मास कांस्टेंट तो नहीं है दोस्तों, मास आपका कैसा है? वेरिएबल। पहली बात, आपका मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है, ठीक है? वेलोसिटी v ऊपर रॉकेट की है और वेलोसिटी u नीचे गैसेस की। अब आप पढ़ लीजिए, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट, इनिशियल शुरू का, the initial momentum of the rocket on its launching pad is 0, on its launching pad is 0, बिल्कुल सही। इनिशियली रॉकेट आपकी कोई वेलोसिटी नहीं रखता, इसलिए उसका मोमेंटम 0 मानेंगे, ठीक है? When it is fired from the launching pad, the exhaust gas rush downward, तो नीचे की तरफ, ठीक है? नीचे की तरफ, ठीक है? आपकी क्या निकलेगी? गैस, ठीक है? At high speed and to conserve momentum, the rocket move upward. देखिए दोस्तों, आपसे कोई पूछे क्या यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व है? बिल्कुल है। आपका मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व है? बिल्कुल है, ठीक है? पर आपका जो मास है दोस्तों, वो मास कैसा है? वेरिएबल। इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आपका रॉकेट चला ही नहीं था। फाइनली आपके पास मोमेंटम होगा, ठीक है? पर ओवरऑल जब आप मोमेंटम देखेंगे, ठीक है, तो आपका मोमेंटम कंजर्व कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है? आपका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट और कंजर्व होगा ही होगा, ठीक है ना? तो आप
आगे देखिए क्या क्या फॉर्मूले पॉसिबल है। आपके पास सबसे पहले कभी भी आपसे क्या पूछा जाए कि जो रॉकेट है उस पर थ्रस्ट कितना है, आपसे थ्रस्ट पूछ ले, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट आपको पूछ ले, तो आप वहां पर देख पा रहे हैं फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, माइनस यू dm by dt और माइनस mg। ठीक है, माइनस यू dm by dt माइनस mg। वेट को आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, पर वेट को आप सिर्फ और सिर्फ तभी कंसीडर करेंगे जब ग्रेविटी एग्जिस्ट हो। ठीक है ना, यहां पर हम क्या मान रहे हैं कि ग्रेविटी क्या कर रही है, एग्जिस्ट। जहां पर ग्रेविटी आप क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, वहां पर फॉर्मूले में से क्या कट जाएगा, mg। ठीक है ना, यहां पर कोई mg नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिए ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपसे थ्रस्ट पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ तभी जब आप ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज आपका फॉर्मूला सिर्फ ये रह जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस यू dm by dt। जब वो बोलेंगे ग्रेविटी को कंसीडर करो, तब ये वो ग्रेविटी कंसीडर का कोई जिक्र ना करे तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। Here a negative sign indicate that the direction of thrust is opposite to the direction of escaping gas। ठीक है, अब देखिए क्या है थ्रस्ट का मतलब, क्या है फोर्स जो आपको कहां जाने के लिए मिल रहा है, ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बताऊं तो आपको ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है, थ्रस्ट। मतलब यही याद रखें, थ्रस्ट एक फोर्स होता है, थ्रस्ट एक क्या होता है, फोर्स। रॉकेट नीचे की तरफ गैस छोड़ रहा है, तब जाकर आपको थ्रस्ट कहां मिल रहा है, ऊपर। ठीक है ना, तो याद रखिए इसी वजह से वहां पर कौन सा निशान दिया गया है, नेगेटिव। आप देख लीजिए वो बोल भी रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट is opposite to the direction of escaping gas। ठीक है, गैस जा रही है नीचे और थ्रस्ट कहां जा रहा है, ऊपर। ठीक है ना, ऐसे ये गैस कहां जा रही है, रॉकेट की नीचे विद सम वेलोसिटी u। ठीक है, और आपका जो रॉकेट है, ठीक है, आपका जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, थ्रस्ट। तो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट, मतलब f। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो आपकी गैस की वेलोसिटी है u, उससे क्या है, अपोजिट है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और कोई ये पूछिए फॉर्मूला बन कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बन गया। तो आप एक बात बताइए, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है ना, कैसे बना हुआ है, क्या dm मास है, बिल्कुल मास है, और u by dt मतलब वेलोसिटी बाय टाइम के एक्सेलरेशन होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला पॉसिबल है। एक्सेलरेशन की बात करें तो कुछ नहीं करना, आपको f की जगह ma रखना है। ठीक है, f की जगह क्या रखना है, ma, m से m कट जाएगा आपका और आपका एक्सेलरेशन का ये आंसर आएगा। पर ये कब आएगा, जब आप ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हो, और आपका ये आंसर कब आएगा, जब आप ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करें, ग्रेविटी को जब आप क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट, तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर ये आएगा। ठीक है ना, इस चीज को आप समझ लें। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है दोस्तों। क्या आपसे पूछा जाए कि मेरा थ्रस्ट क्या होगा, ठीक है, मतलब जो रॉकेट है उसको क्या थ्रस्ट मिलेगा, तो आप कैसे बताएंगे। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए dm by dt। आपसे वो पूछा है dm, कईयों को ये नहीं पता चला dm by dt क्या, वो मैं बता देता हूँ। dm by dt का मतलब है, ठीक है, रेट, किसका रेट, रेट ऑफ गैस emerge from rocket। ठीक है, मतलब समझिए, सपोज करिए 1 सेकंड में 5 kg गैस एमर्ज हो रही है, 1 सेकंड में 5 kg गैस एमर्ज हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं ऐसे लिख दूंगा 1 सेकंड और 5 kg गैस एमर्ज हो रही है, तो 5 kg
पर सेकंड आपका कौन हो जाएगा dm/dt। तो रेट ऑफ गैस एमर्ज फ्रॉम रॉकेट है, किस रेट से गैस बाहर निकल रही है वो आपका dm/dt है दोस्तों, ठीक है। और ये आपको पता ही है ये गैस की ही वेलोसिटी, ये गैस की ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो आपका जो थ्रस्ट है, जो आपका थ्रस्ट है वो किस किस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ गैस एमर्ज थ्रू द रॉकेट, मतलब एक सेकंड में कितने किलोग्राम गैस बाहर निकल रही है, इनटू में गैस की वेलोसिटी, गैस की, रॉकेट की नहीं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको गिवन है ए रॉकेट ऑफ मास 1000 kg एग्जॉस्ट अ गैस एट अ रेट ऑफ 4 kg पर सेकंड। दोस्तों अगर मैं बात करूं dm/dt क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 4 kg पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड, मतलब मैं dm/dt को 4 kg पर सेकंड ले सकता हूं, ठीक है। दूसरी चीज उसने क्या पूछी या क्या बताई, गैस एट द रेट ऑफ 4 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, तो 3000। अब दोस्तों ये आपका u गिवन है, u गिवन है 3000 मीटर पर सेकंड। थ्रस्ट आपसे पूछ तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा सिंपल है। आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, F = u dm/dt। हम ग्रेविटी उसने बोला नहीं, तो ग्रेविटी हमारे लिए यहां पर क्या है, नेग्लेक्ट, ग्रेविटी हमारे लिए नेग्लेक्ट है। आपको वेलोसिटी गिवन है दोस्तों, वेलोसिटी आपको गिवन है 3000 मीटर पर सेकंड और dm/dt भी आपको गिवन है 4। तो आपका जो दोस्तों यहां से आंसर निकल के आएगा, 3000 मीटर पर सेकंड है और ये 4 kg पर सेकंड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 12,000 आएगा ये, और यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये कुछ और नहीं, ये आपकी न्यूटन होती है, तो आपका आंसर आएगा 12,000 न्यूटन, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12,000 न्यूटन। तो ठीक है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, इजी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है द मोमेंटम इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। देखिए मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू का मतलब है कौन बिल्कुल मोमेंटम के ही जैसा है, तो कौन है भाई, इंपल्स। कौन मोमेंटम के ही जैसा है, तो सिंपल है, इंपल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया अ मैन फायर अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। तो ये आपका क्या चीज है दोस्तों, ये बुलेट का मास है m/b एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की। द गन इज ऑफ 1 kg मास, जो आपकी गन है उसका मास ऑफ गन कितना गिवन है, 1 kg बाय व्हाट वेलोसिटी, बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड बैकवर्ड। आपसे वेलोसिटी ऑफ गन पूछी गई है, तो ये फॉर्मूला मैं पीछे आपको बता चुका हूं, वही आपको यूज करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों क्या है बताइए, वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, यही फाइंड आउट किया था। और यहां से देखिए तो बुलेट का जो आपको मास गिवन है, ठीक है, वो कितने ग्राम गिवन था, बुलेट का मास 200 ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में बदलेंगे, और ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 1 kg। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे दोस्तों, 200 into 10⁻³ आपने किलोग्राम में बदला, 1000 से डिवाइड किया, 1000 ऊपर जाएगा तो 10 की -3 होगा। वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, और गन का मास सिर्फ और सिर्फ कितना kg है,
1 kg। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियस है आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 1000 आएगा, ठीक है, और इनटू 10⁻³ आएगा। तो इसको काट पीट के आपका आंसर कितने आने वाला है, 1 मीटर पर सेकंड। तो आप जो ऑप्शन ठीक करेंगे वो कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसा ही है। अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, ठीक है, तो ये आपका जो 5 ग्राम है किसका मास हो गया, बुलेट का। शूट फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 kg, तो 5 kg आपका किसका मास हो गया, गन का। द मजर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 500 मीटर पर सेकंड, तो ये 500 मीटर पर सेकंड आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बुलेट की वेलोसिटी। अगेन आपको क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ गन। अगेन आपको क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ गन। तो दोस्तों आपके पास सारी चीज है, ठीक है, आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या उसका आंसर बनेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में अगेन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर क्या बनने वाला है, थर्ड या फोर्थ जो भी है, वेलोसिटी ऑफ गन का सेम फॉर्मूला लगेगा। बुलेट का मास आपको वहां पर गिवन है, ठीक है, हर बुलेट आपकी 5 ग्राम की है, तो 5 × 10⁻³ हमने इसको केजी में बदल दी, है ना। तो ये आपका आ गया मास ऑफ बुलेट। फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना गिवन है दोस्तों, 500 मीटर पर सेकंड। और जो आपका गन का मास आपको कितना गिवन है, 5 kg, ठीक है, 5 kg। चेक कर लेते हैं, आपको गन का मास गिवन है 5 kg, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, नेगेटिव का साइन आता है क्योंकि आपको पता है बुलेट की जो डायरेक्शन है और जो गन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से कैसी है, अपोजिट। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा 500 डिवाइड बाय 1000, और यहां से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड। ये आपकी किसकी वेलोसिटी आएगी दोस्तों, गन की। तो आपका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो आपका ऑप्शन ठीक माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या माना जाएगा, ए। ठीक है, तो ऐसा कई बार आपसे पूछा जाता है। देखिए तो ये लॉजिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के रिगार्डिंग। बट कई बार जो आपने यहां से क्वेश्चन सीखा है, जो फॉर्मूला आपने सीखा है उसका यूज होता है वो जगह। आपने फॉर्मूला क्या सीखा है, आपने फॉर्मूला सीखा है कि जो आपका F है वो U dm/dt के बराबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने इधर से सीखा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है भाई, और ट्रेन आपकी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखें 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो आपकी ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, बट हो क्या रहा है, इसके अंदर लगातार क्या घुस रहा है, डस्ट। क्या घुस रहा है, डस्ट। किस रेट से घुस रहा है, तो डस्ट का जो रेट है वो है 5 kg पर सेकंड, 5 kg पर सेकंड। देखिए 5 kg पर सेकंड आपके लिए क्या है, अरे दोस्तों ये कुछ और नहीं, ये आपका dm/dt ही तो है। अब होगा क्या, डस्ट लगातार अंदर घुस रहा है तो ट्रेन के अंदर मास या वेट बढ़ रहा है, तो ट्रेन की स्पीड स्लो हो जानी चाहिए थी, ट्रेन की स्पीड स्लो हो जानी चाहिए थी। मतलब ये समझिए आप बिना किसी वेट के शायद आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग सकते हैं, पर आपके ऊपर 50 किलो रख दिया
तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रहने वाली नहीं है ना। उसी तरीके से ट्रेन पे एक्स्ट्रा मास घुस रहा है, लगातार एक्स्ट्रा मास ट्रेन के अंदर एंटर कर रहा है, तो ट्रेन की स्पीड वैसे तो कम होनी चाहिए, बट अगर इंजन से ज्यादा फोर्स आपको सप्लाई की जाए तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन हो सकती है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्वेश्चन को समझिए, टू मेंटेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन दो इसके अंदर डस्ट घुस रहा है, ठीक है, तो टू मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी आपका फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक है, टू मेंटेन a constant velocity what will be the force, ठीक है। आप चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, 30 की 30 रहे, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, u dm by dt। u आपको गिवन है 30, dm by dt आपको गिवन है कितना 5 kg पर सेकंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150 न्यूटन, ठीक है। तो 150 न्यूटन वो एक्स्ट्रा फोर्स आपको देनी पड़ेगी, 150 न्यूटन वो एक्स्ट्रा फोर्स आपको देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से आपकी जो ट्रेन है उसका मूवमेंट होता रहे, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आप ट्रेन को चलाना चाहते थे, बेशक से उसके अंदर डस्ट एंटर कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझिए। तो ये आपका दोस्तों क्या है, ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हमने रॉकेट प्रोपल्शन को स्टडी किया और हमने किसको स्टडी किया, गन को, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अब आपने मोमेंटम पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा और न्यूटन सेकंड लॉ इससे काफी हद तक रिलेटेड होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स के जो लॉ है उनको अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है दोस्तों उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको आप किस नाम से और जानते हैं, इनर्शिया, सिंपल। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है दोस्तों आप उसको इनर्शिया के नाम से जानते हैं और यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। तो आप समझिए, कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, तो बड़ा सिंपल है, इनर्शिया आपने पढ़ा है। इनर्शिया दरअसल 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया जो है आपका वो 3 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन और जो लास्ट आपका होता है दोस्तों वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं आपको हिंदी में सिंपल सा मतलब बताऊं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, तो मतलब क्या है, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगी until unless an external force applied on it। मतलब कोई बॉडी कोई वस्तु जिस जगह पे वो वहीं पे रहेगी जब तक आप कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाते। मतलब समझिए, मैंने एक किताब को टेबल के ऊपर रखा तो वो टेबल पे ही रहेगी चाहे आप 10 साल के बाद आके चेक कर ले, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। अगर आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको उठानी पड़ेगी, अरे उठाओगे तो फोर्स तो लगाओगे ना। तो जो बॉडी रेस्ट में है, मतलब समझे इसका, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। सपोज करिए मेरे पास एक टायर था, मैंने उसको धक्का मारा, वो चल पड़ा, चला चला चला, पर कुछ देर के बाद वो रुक रहा है। रुक क्यों रहा है? क्योंकि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक रही है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फोर्स नहीं होता उसको रोकने वाला, तो वो हमेशा चलता रहता, कभी रुकता नहीं, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए,
आपने पंखा चलाया हुआ था, पंखा चल रहा था, आपने स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी पंखे को बंद करी, पर फिर भी पंखा घूम रहा है, तो दोस्तों ये इनर्शिया ऑफ मोशन है, क्योंकि वो मोशन में था और मोशन में रहने की कोशिश भी करेगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो दो चीज को इस तरीके से ध्यान रखें, कोई रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगा और उसमें रहने की कोशिश भी करेगा, कोई मोशन में तो वो मोशन में ही रहता है जब तक कोई भारी फोर्स नहीं लगती, और वो मोशन में रहने की कोशिश भी करता है। अगर मैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करूं तो दोस्तों देखिए क्या है, सपोज करिए मेरे पास एक थ्रेड है, उससे मैंने एक पत्थर को बांधा और मैं उस थ्रेड को लगातार घुमा रहा हूं, एकदम से थ्रेड कट गया, तो आपसे पूछा जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो स्टोन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना, जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश भी करता है, तो टूटने के बाद वो स्टोन ऐसा तो नहीं है कि 2-3 चक्कर सर्कल में काटे, पर इतना जरूर पॉसिबल है कि वो टेंजेंशियली जाएगा। कैसे जाएगा? टेंजेंशियली। स्टोन का रस्सी से टूटने के बाद टेंजेंशियली जाने का मतलब ये है कि वो जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो रेस्ट मोशन या डायरेक्शन का मतलब ये, जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी, कब तक? Until unless an external force applied on it, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, ठीक है। तो चीज क्या समझ आती है? कोई हमसे पूछे भाई इनर्शिया का मतलब समझाइए, तो पहली बात तो याद रखना, इनर्शिया मास के डायरेक्टली, इनर्शिया आपके मास के क्या है? डायरेक्टली। कैसे? सपोज करिए मैंने मास बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने मास को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अरे अगर मैंने मास को बढ़ा दिया तो जो बॉडी रेस्ट पे थी वो मोशन में आने में मतलब आसानी से मोशन में आएगी, या आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस है आपको फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा वो कैसा करना पड़ेगा? ज्यादा। तो अगर मास इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डिफिकल्ट होता है हम सबके लिए क्या करना? डिफिकल्ट टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। इस चीज को आप ध्यान देंगे, अगर हमने बॉडी के मास को बढ़ा दिया तो स्टेट को चेंज करना डिफिकल्ट। स्टेट को चेंज करना डिफिकल्ट का मतलब है आपका जो इनर्शिया है दोस्तों वो क्या हो गया है? ज्यादा। दूसरी बात, अगर आप मास को घटा देते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। इसको आप सिंपल इस तरीके से समझिए कि एक बॉक्स है बड़ा सारा, उसके अंदर मैंने 100 ईंट डाली, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा स्टेट को चेंज करना। पर अगर वो 100 की 100 ईंट मैंने निकाल दी, वो डब्बा खाली है, तो बहुत आसान है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो अगर मास आप कम कर देते हैं तो स्टेट चेंज करना आसान हो जाता है। स्टेट चेंज करना आसान होने का मतलब दोस्तों आपका इनर्शिया भी तो कम हो रहा है ना। तो सिंपल क्या समझ आ रहा है? मास बढ़ा तो इनर्शिया बढ़ा, मास घटा तो इनर्शिया भी घटा। तो याद रखें, इनर्शिया आपके मास के डायरेक्टली होता है। इनर्शिया आपके मास के डायरेक्टली होता है। आपसे कोई पूछे कब इनर्शिया ज्यादा हो जाता है? जब स्टेट को चेंज करना मुश्किल हो जाए, वो कोई भी वजह, अगर आपको स्टेट चेंज करने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो आपका इनर्शिया बढ़ रहा है, और आपको स्टेट चेंज करना आसान है, तो उस समय पे आपका इनर्शिया घट रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मैं एक एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करिए बस में बैठे और सडनली बस चल पड़े तो आप पीछे की तरफ गिरते, ठीक है, बस रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे थे, सडनली बस चल पड़े तो आप कहां की तरफ गिरते हैं? पीछे की तरफ। उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन ये है, बस रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, एकदम से बस चली तो बस तो मोशन में आ गई,
बट आपका जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहने की कोशिश कर रहा है। ये एग्जांपल आप रट्टा मार के लिख देते हैं, उनका जो डीप मीनिंग है वो नहीं समझते, उसको समझिए। और ये सबने महसूस किया है कि बस स्टैंड पे आप बस में बैठे और एकदम से बस चली तो सारे पीछे गिरते, उसका रीजन समझ लीजिए। आप बस में थे, ठीक है, और बस रेस्ट में थी तो आप रेस्ट पे थे, सडनली बस चली, बस तो चल पड़ी, आप अभी भी रेस्ट पे हैं, इसलिए आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। दूसरा समझिए इनर्शिया ऑफ मोशन को, आप बस के अंदर है, बस 80 की स्पीड से जा रही है, तो बस की 80 स्पीड है तो आपकी भी क्या है 80। एकदम से ब्रेक अप्लाई होंगे तो स्पीड कम होगी, आपकी कम नहीं होगी। आपका जो ब्रेक है, ब्रेक तो किस पे लग रही है, बस पे, तो बस की सडनली स्पीड घट जाएगी, बट आप 80 की स्पीड से ही कहां जाएंगे आगे। अगर आपने कोई सपोर्ट नहीं लिया तो फिर आपको चोट लग सकती है, इसलिए आप आगे की तरफ गिरते क्योंकि आप मोशन में थे और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आप मोशन में ही रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बहुत बार एक्सीडेंट होता है कि ड्राइवर की मौत हो जाती है स्टीयरिंग पर सर टकराने से, तो ये कौन सा मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है? तो ऑब्वियस है जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा या उसने सीधा किसी पेड़ को गाड़ी ठोक दी तो गाड़ी मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, गाड़ी टकरा गई तो गाड़ी तो रेस्ट पे आ गई, आप आगे की तरफ जाएंगे मोशन में होने की वजह से, ठीक है, इसलिए चोट लग सकती है। फिर बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि मेरे पास एक स्टोन है, थ्रेड से जुड़ा हुआ है, मैं उसे सर्कल में घुमा रहा हूं, लाइक मेरे पास यहाँ पर एक स्टोन है और मैं उसको ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूं। जब वो इस जगह पर पहुंचा तो ये रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई तो दोस्तों ये जाएगा, तो याद रखना ये कैसा जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है, टेंजेंशियल, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है, टेंजेंशियल। अब इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या लॉजिक है, आपका स्टोन जो है वो रस्सी से टूटने के बाद भी ऐसे नहीं जा रहा या ऐसे नहीं जा रहा, वो टेंजेंशियली ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था और सर्कुलर मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में रहने की कोशिश करेगा इसलिए उसने कैसा जाना, सही समझा, टेंजेंशियली, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके इनर्शिया के एग्जांपल है और कई सारे इन पर क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है। तो आई होप आपको इसके बारे में आइडिया आ गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ को, इंपल्स को, उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।